बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आज फेसबुक लाइव में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयंत जिज्ञासु और जयंत की पहचान कई है। एक छात्र नेता के तौर पर, आरजेडी के एक तेज तर्रार युवा नेता के तौर पर और उससे भी बढ़कर बिहार की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले, उनके करीब से बिहार की राजनीतिक घटनाओं को देखने वाले एक शोधकर्ता युवा के तौर पर। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयंत। बहुत स्वागत है जयंत आपका जी बिहार झारखंड के इस फेसबुक लाइव पर। बिल्कुल, सबसे पहले तो जयंत आपको बहुत बधाई कि प्रदेश कार्य समिति में आप आ गए हैं अपनी पार्टी के। बहुत बधाई हमारी तरफ। जी शुक्रिया। जयंत, आज हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि कम लोग ये जानते हैं कि आप वहीं से ताल्लुक रखते हैं, वहीं के रहने वाले हैं जहां से ताल्लुक है रामविलास पासवान का, जहां के रहने वाले हैं रामविलास पासवान। तो अभी फिलहाल जो बंगले में विवाद चल रहा है, हम उसी पर बातचीत करेंगे और आज हमारी जो बातचीत होगी वो इस पर होगी कि रामविलास पासवान के शुरुआती दिनों को जरा याद करिए, रिकॉल करिए कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाई और किस तरीके से वो सियासत की सीढ़ियां चढ़ते गए और बड़े समाजवादी नेता के तौर पर जाने गए, दलित नेता के तौर पर जाने गए। रामविलास जी इस देश के बहुत पिछड़े इलाके पड़किया से आते हैं और एक बहुत सामान्य कृषक परिवार से। उनके पिताजी कबीरपंथी थे और दकियानुसी पोंगापंथी ख्यालात से बहुत दूर रहते थे और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। PW हाई स्कूल खगड़िया में रामविलास जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा ली। वहीं पर ये पशुपति पारस जी भी, जो उनके मझले भाई हैं, पारस जी शिक्षक हो गए एक स्कूल में। रामविलास जी ने BPSC की परीक्षा दी थी और वो DSP हो गए थे, मतलब चयन हो गया था उनका। लेकिन उसी दौर में हमारे यहाँ संसोपा के टिकट पर एक शैलेंद्र पासवान जी को लड़ाया था वहाँ लोगों ने। सरदार जी अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे संसोपा के, अलौली के। तो वो समझिए कि जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे पार्टी की तरफ से, तो वो खा पका गए, ऐसा लोग कहते हैं। तो रामविलास जी को के बारे में लोगों ने बताया कि एक नौजवान है और अच्छा खासा जो है वो एक तरह से नौजवानों के प्रति कॉलेज वगैरह में उसको ऑर्गेनाइज करता है, किसी किसी चीज को लेकर प्रतिरोध भी करता है। तो उनसे बात की जाए तो इन लोगों ने उनको किसी तरह से पकड़ा। शुरू में तैयार नहीं थे रामविलास जी, क्योंकि उनके बाबूजी भी नहीं चाहते थे कि मतलब, और संसोपा के बारे में यह छवि थी कि ये जेल जाने वाली, अब इनके कार्यकर्ता जेल जाते रहते हैं। बिल्कुल, तो उनके बाबूजी ने नहीं स्वीकृति दी। तो वहीं पर एक आर्य जी थे, लक्ष्मी नारायण आर्य, इनके सहयोगी थे। तो एक तो इनको संसोपा पर चुनाव लड़वा दिया और लड़ गए, चंदा उंदा मांगते मांगते सब जगह से। तो लक्ष्मी नारायण आर्य ने ये कहा था शायद कि पूरे इलाके में जितना लोग चंदा देंगे उससे कुछ अधिक हम दे देंगे, आप बाकी जगह लेके आ जाइए। और इसको बड़ा याद करते रहते थे हर सभा में, भगलू महतो और ये लोग के बारे में रामविलास जी। मधु लिमये साहब इनके चुनाव में आए थे 69 में अलौली, और वो कोई बड़ी जनसभा नहीं थी, एक छोटी सी। उस हाई स्कूल में मैंने भी पढ़ा है, SS हाई स्कूल अलौली। और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और लोगों को संबोधित किया, चुनाव जीत गए। और फिर इनके पिताजी को लोगों ने कन्विंस किया और लक्ष्मी नारायण आर्य जी से इन्होंने कहा कि बड़ी दुविधा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको तय करना है कि आपको सर्वेंट बनना है कि गवर्नमेंट बनना है। और फिर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ता इनकी समाप्त हुई। वहां से शुरुआत हुई। अगला चुनाव ये मिश्री सदा जी से हार गए थे। मिश्री सदा जी बिहार सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, बाद में MLC वगैरह भी हुए। तो फिर इन्होंने कोढ़ा जाकर उपचुनाव लड़ा कटिहार में, जो भोला पासवान शास्त्री जी का इलाका। और लोग कहते हैं कि साइकिल से घूमते थे। खुद नीरज जी बराड़ी से MLA हम लोगों के थे, इस बार हार गए, वो भी बताते हैं पिताजी लोग। वो जब चुनाव हारे तो इनको बड़ी निराशा हुई और फिर इन्होंने कहा कि अब हम असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और
77 में, मतलब उसके पहले जो इमरजेंसी वगैरह लगी, तो कर्पूरी जी रामजीवन सिंह जी के साथ ये भी नेपाल में भूमिगत थे। और चरण सिंह जी भी इनको बहुत मानने लगे थे। 77 में जब टिकट देने की बारी आई थी, तो जैसे लालू जी एकमात्र छात्र नेता थे जिनको लोकसभा का टिकट मिला था जेपी छपरा से, और उसमें जो उनके यूनियन के लोग थे, सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी, ये लोग जेपी के घर पर गए भी कि नहीं दीजिए, तो जेपी ने इन सबको वापस भेज दिया कि नहीं, तुम लोग जो है ईर्ष्या द्वेष के शिकार। रामविलास जी के साथ भी कुछ इसी तरह का वाकया हुआ था। वहां पर रामसुंदर दास जी को जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, और तब जयप्रकाश नारायण जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मैं नहीं जानता कि जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, लेकिन हाजीपुर से जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान। और फिर तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आया, सब सर्वाधिक मतों से जीते। फिर 80 का चुनाव भी ये जीते, लेकिन 84 का चुनाव जो है वो तो बड़े बड़े दिग्गज हार गए, वाजपेयी साहब हार गए, तो ये भी हार गए। वहां पर वो एक सहानुभूति लहर थी। 415 के आसपास एमपी जीत के आए, जो बाद में कुछ सूबे में जो चुनाव हुए थे कुछ जगह, तो 415 कुल मिलाकर राजीव जी को। तो चरण सिंह जी का इतना स्नेह था इन पर भी और शरद यादव पर। तो शरद जी को बुलाकर 80 में जब वो हारे, तो अमेठी से संजय जी की सीट खाली हुई थी, तो विपक्ष का साझा उम्मीदवार के रूप में उनको चुनाव राजीव गांधी जी के खिलाफ लड़ा। और ये जब 84 में हारे, तो इनको बिजनौर से चुनाव लड़वाया, जहां से बहन मायावती जी और और आदरणीय मीरा कुमार जी भी चुनाव लड़ रहे थे, तो मीरा जी वहां से चुनाव जीत गई। ये 6000 5-6000 से हारे। लेकिन चरण सिंह जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस नौजवान का पार्लियामेंट में होना जरूरी है। तो एक और बाई इलेक्शन हरिद्वार में हुआ, तो फिर वहां से चुनाव लड़वाए, वहां भी ये हार गए। फिर 89 में जो है ये दोबारा हाजीपुर से फिर एक बार विरोध हो गया हाजीपुर में, तो इन्होंने अपनी सीट बदल के रोसड़ा से जाके ये जीत। और फिर तो लगातार 91, 96, 98 में तो जब जनता दल टूटा, तो ये बिहार से इकलौते आदमी थे, शरद जी के धड़े वाली जो का जनता दल था देवगौड़ा वाला, जो जीत कर आए। और फिर जो है 99 में ये सब एनडीए में चले गए, वहां भी जीते। 4 में यूपीए में वापिस आए, वहां जीते। 9 में ये चुनाव हार गए, तो फिर इनको राज्यसभा लालू प्रसाद जी ने अपने कोटे से भेजा। तो फिर 14 में ठीक चिराग जो है पासवान जी, वो फिर एनडीए में लेके इनको चले गए। और फिर 19 में राज्यसभा, तो 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, और 13 लोकसभा का चुनाव लड़ा 77 से। तो 13 लोकसभा चुनाव में ये 9 बार जीते। 2 बार हाजीपुर से हारे 84 और 2009 में, और 2 बाई इलेक्शन हारे बिजनौर और हरिद्वार से, और 1 बार विधानसभा के मेंबर रहे। तो 9 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा और 2 बार राज्यसभा के मेंबर। तो लंबा संसदीय जीवन बहुत कम लोगों को ये मैसर होता है। और इसमें बहुत जल्दी रामविलास जी को यह एहसास हो गया था 2 साल के अंदर कि एनडीए में जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और इन्होंने कई बार दोहराया कि अब इस जन्म में दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन 13 में हम सबको ताज्जुब हुआ, और 14 में लालू जी ने बयान भी दिया कि रामविलास जी बहुत भले आदमी हैं और भोले आदमी हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि फिर भाजपा इनको जो है बर्बाद कर दी। तो अभी का जो घटनाक्रम है, उसके अगर पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम लोग झांकने की कोशिश करेंगे, तो जब ये विधानसभा का चुनाव हार गए, 77 में पशुपति पारस जी को इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़वाया जनता पार्टी के टिकट पर अलौली से, और उन्होंने भी मिश्री सदा जी को हरा दिया। मतलब 77 से इनकी जर्नी शुरू होती है, और पारस जी एक बार फिर बीच में मिश्री सदा जी से विधानसभा का चुनाव हारते हैं, और फिर लगातार वो जीतते रहते हैं, चाहे वो 85 हो, 90 हो, 95 हो। 2000 ईस्वी में तो मैंने बहुत कम मतों से रामवृक्ष सदा जी से चुनाव जीत के चले गए। 2005 का भी दोनों चुनाव जीता, और 2010 में जब राजद और लोजपा का साझा घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो उस दफे लालू जी मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार थे जनता के बीच में। तो पशुपति पारस जी भी एक तरह से डिक्लेयर्ड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, और रामविलास जी का बड़ा स्नेह और भरोसा रहता था अपने भाइयों के साथ, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम होते थे बड़े से बड़े,
वो उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी पशुपति पारस पर होती थी। और पशुपति पारस जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मंत्री परिषद में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। और फिर अगली मैंने 95 में जब अपार बहुमत से सरकार बनी तो उसमें कारा एवं निबंधन, जेल और रजिस्ट्री मिनिस्टर थे। और अभी जब हम लोगों की सरकार टूट गई बीच में ही, तो नीतीश जी जब उस खेमे में चले गए तब इनको पशुपालन मंत्री बनाया। तो ये इनकी जर्नी है। लेकिन इसमें इस बात को रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि जब रेल मिनिस्टर बने थे, जब रामविलास जी पहली बार वीपी सिंह जी के सरकार में 96 में और पहली दफे नेशनल फ्रंट की सरकार में वीपी सिंह जी वाले में लेबर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर मिनिस्टर बने। और अभी कच्छा मंत्रालय जो है वो उस वक्त एक ही मंत्रालय में थी, बड़ा मंत्रालय होता था। और वीपी सिंह जी ने मंडल जब लागू किया और फिर वो कैबिनेट का डिसीजन हुआ तो उसकी कॉपी लालू जी को बिहार भवन में भेजी और उन्होंने ब्रीफकेस में डाला और फिर बिहार चले गए। कब इसको इम्प्लीमेंट कैसे, जब पूरी तरह से ये हो जाएगा, हालांकि उसमें तो देर हुई, कोर्ट में मामला गया। 93-94 में पहली बार कोई आईएएस चारी बने थे और फिर वीपी सिंह जी और बाकी शरद यादव वगैरह बुला के उनका अभिनंदन किया। सीताराम केसरी जी तब वेलफेयर मिनिस्टर होते थे। तो रामविलास जी ने 7 सरकारों में काम किया, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ, विश्वनाथ प्रताप जी के साथ। और तभी जो है डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। उनकी जो छवि है वो सेंट्रल हॉल में लगाने की बात हुई। और समझिए कि बहुत कायदे से उनकी मिनिस्ट्री ने काम किया था उस पर। और वीपी सिंह जी का ये उन पर स्नेह रहता था कि ये दलित सेना का जब इन्होंने गठन किया था, तो अभी भी आप गूगल करेंगे तो 95 में दलित सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन या उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में वीपी सिंह जी जो है मेहमान खुसूसी हुआ करते थे। तो जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो गई तब तो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर वो कहे जाते थे। और ये उनकी सियासत का ये उरूज था कि गुजराल के बजाय रामविलास जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बल्कि उसके पहले तो ये भी लोगों ने चर्चा चला दिया था, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव के पहले बन गए थे। बम्बई साहब, शरद यादव और बाकी लोग हवाला में वो फंस गए थे। तो लालू जी को बनाया गया उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, और बिहार ने जो 91 का रिजल्ट दिया था लोकसभा का उसको भी देखते हुए। तो ये भी चल गया कि रामविलास जी जो हैं प्रधानमंत्री होंगे। और वीपी सिंह साहब ने कमिट भी कर दिया है, कहीं एक आध जगह बोल भी दिया है गपशप में। लेकिन फिर बहुत तरह की बातें हुई और लालू जी का नाम बहुत तेजी से उछला था, नतीजे जब आ रहे थे उस वक्त। लेकिन अब ये तो क्या कहा जाए, तो उस सरकार में बात करेंगे। नहीं, मैं रोकना चाहूंगा जनता को। ये जो बंगले में ताजा विवाद चल रहा है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो आरजेडी अलग हुई थी जनता दल से, वो तो अलग कहानी है, वो उस पर हमने बात कर ली है। लेकिन ये आखिर क्या नौबत आई कि रामविलास पासवान को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी? वो समाजवादी नेता थे, लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे थे, और इनसे उनका अलगाव क्यों? उनको क्यों ऐसा लगा कि हमें अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए? उसमें 2 बातें। एक तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जब चल रही थी तो रामविलास जी बहुत हैसियत वाले काबीना मंत्री कहे जाते थे। और शुरू में जब कई विभाग आवंटित नहीं हुए थे किन्हीं के नाम, तो कुछ प्रधानमंत्री के पास था, लेकिन इनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बना के रखा था कुछ दिन तक देवगौड़ा साहब। और देवगौड़ा और गुजराल के बगल में ही बैठते थे। और ये चूंकि वो दोनों राज्यसभा के मेंबर थे, तो ये जो हैं लीडर ऑफ द हाउस भी थे अपने दल की तरफ से। तो जी, और जब ये लोग चले गए ना 98 में, दुर्दशा जब हो गई जनता दल की, और गुजराल साहब अपने मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें वो कहते हैं कि हमको इस बात की आशंका थी कि पता नहीं देवगौड़ा जी और शरद जी हमको टिकट देंगे कि नहीं, क्योंकि देवगौड़ा का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ था उससे देवगौड़ा तो नाराज थे और शरद यादव, और गुजराल साहब का तो प्रधानमंत्री बनना वो एक तरह से लालू प्रसाद जी का वीटो था और बाकी लीडर्स का जो भी योगदान था, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट उन्होंने ये लगाया। तो 98 में एक ही सीट चूंकि जनता दल ने जीता था, तो उनके दल में बिहार में बहुत खटर पटर शुरू हो गई। और रामजीवन सिंह जी और बाकी लीडर्स जाके शरद यादव के घर पर ये बोले कि अब हम लोग जो है किसी एक
पाले में नहीं जाएंगे तो हमारा वजूद नहीं बचेगा। और आपको याद होगा कि जब एनडीए में जा रहे थे, एनडीए में यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि एनडीए में समाजवादी धड़े से जाने वाले अंतिम लोगों में थे रामविलास पासवान और शरद यादव। सबसे पहले जॉर्ज साहब चले गए थे, जॉर्ज साहब का नीतीश कुमार जी उधर चले गए थे, उसके बाद कांशीराम जी चले गए थे, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम के कुछ दिन बाद ही 2 साल के अंदर ही उधर जाके फिर मायावती जी। तो जब ये लोग चले गए एनडीए में, तब जब इनका संचार मंत्रालय छीन कर, जिसमें इन्होंने बहुत शानदार काम किया था, लैंडलाइन आपको याद होगा, आपका बांका हो कि खगड़िया पूरे देश में बिछा दिया जा। तो ये हमको याद है एक भाषण इनका, इन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना है मोबाइल, इसको हम गरीब गुरबों के यहाँ लगवाएंगे और इसको बैगन नहीं रमतोड़े के भाव में बिकवाएंगे, और बिकता है मतलब भिंडी के भाव। तो इनकी लोकप्रियता देखकर इनसे संचार मंत्रालय छीन के प्रमोद महाजन को दे दिया और इनको कोयला और खान मंत्रालय थमा दिया वाजपेयी साहब ने। यहाँ पर इनकी खटर पटर भीतर से ये कहते रहे कि हम गुजरात दंगे के खिलाफ जो है हम रिजाइन कर रहे हैं। और शरद जी भी कहते हैं हम भी करने वाले थे, लेकिन वाजपेयी साहब ने हमको मना कर दिया कि हम हटा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन बाद में अलग थलग पड़ गए अपने दल के अंदर। बहरहाल इन्होंने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन एक कारण यह भी था कि हमको हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने प्रोटेक्ट नहीं किया जब हमारी मिनिस्ट्री बदली जा रही थी, मतलब शरद जी के बारे में उनका था। और यहाँ से फिर उन्होंने 2000 ईस्वी में जब मंत्री थे ही, इनको ये लगने लगा कि हमारे दल के अंदर हमारी उपेक्षा हो रही है, तब इन्होंने 7-8 एमएलए जो इनके रामसेवक हजारी इनके मामा जी हुआ करते थे, कुशेश्वर स्थान तरफ के जो थे खगा हजारी के परिवार में, अब वो भी 77 में एमपी बने थे। तो ये लोग 7-8 महेश्वर हजारी, रामसेवक हजारी, पशुपति पारस, नरेंद्र सिंह, इन लोगों ने मिला के अलग गुट जो है पहले उसके लिए मान्यता दिलवाई और फिर पार्टी बना ली, और पार्टी बना ली, लखनऊ वगैरह में अधिवेशन हुआ। तो ये एक बुनियाद है इनकी पार्टी बनने की। और फिर जो है उसके बाद आप देखिए कि 2005 में इनका परफॉर्मेंस वगैरह जो था, और 2005 से भी पहले 2004 को भी याद रखना जरूरी है, जो सोनिया जी इनके घर पर गई थी, ये स्नान कर रहे थे, इनकी वाइफ रीना पासवान जी ने कहा कि सोनिया जी आई हैं, तो इन्होंने कहा क्या मजाक करते हो, सोनिया जी बिना कहे हुए थोड़े आएंगे, लेकिन वो तो एक गेट का बस था जो बाद में बंद हो गया, आसपास पड़ोसी। तो इस बात को इन्होंने एक जनसभा में कही 2004 के लोकसभा चुनाव में कि लालू जी और हम लोग एक हो गए हैं, पूरे देश में आंधी तूफान मचा हुआ है, और सूरजभान सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया। और हमको याद है इनके भाषण की, और मेरा मैट्रिक की परीक्षा मेरी खत्म हुई थी, हमने प्रचार भी किया था वहां जा जाके, और मैं अपने पिताजी से पूछता था बताइए सूरजभान सिंह जी को टिकट दे दिया, मतलब ये दिमाग में ये होती थी शुचिता वाली बात कि क्यों दे दिया, इनके बारे में छवि ठीक नहीं। वो कह रहे देश में परिवर्तन जरूरी है, अभी ये नहीं देखना है कि कौन उम्मीदवार है, अभी काम करना है। और इन्होंने आके कहा, बहुत लेट से इनका लैंड हुआ हेलीकॉप्टर, और सूरजभान सिंह तब तक जा चुके थे, बलिया लोकसभा होता था उस वक्त बेगूसराय का। उन्होंने कहा कि सूरजभान सिंह बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। अब हम लोग हंस रहे थे इस बात पर, क्या बोला जाए, है ना, क्योंकि उनके बारे में अखबार में तरह तरह, रंजीत डॉन जैसे लोगों को टिकट दिया 2005 में लोजपा में। और जब ये रेल मंत्रालय को लेकर विवाद हुआ लालू जी में, रामविलास जी में, तो यही पशुपति पारस जी लालू जी के पास गए थे कि, और बहुत अदब करते थे, मैंने अपने भाई का भी पैर छूते थे और लालू जी का भी। तो ये कहा कि भैया सो बड़े भैया ने कहा है कि अगर आप रेल मंत्रालय लेंगे तो उनके लिए संचार मंत्रालय छोड़ देंगे, क्योंकि संचार में काम कर रखा है। तो लालू जी थोड़ा मैंने उनको अफेक्शन भी देते थे, और उनको बड़ा प्यार से झिड़के करे, फिर कौन हम दोनों के बीच लड़ाई लगा रहा है, हम तो कह रहे हैं हमको डंडा मंत्रालय हम लेंगे, और नहीं तो रक्षा मंत्रालय लेंगे, गृह या रक्षा, नहीं तो रक्षा मंत्रालय, हाँ। रक्षा, हम कहाँ रेल के पीछे पड़े, वो तो रामविलास जी का चलाया है वही चलाएंगे। लेकिन तब तक दयानिधि मारन को संचार मंत्रालय जो है वो उसके लिए मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था। तो ये इस बीच में कुछ ऐसा हुआ, और 8 सीट पर ये चुनाव लड़ रहे थे, 8 में पप्पू यादव जो है चुनाव हार गए थे, और वो एक लिफाफा छाप जो था जीवछ पासवान का, और उसको लिफाफा और बंगला बड़ा सिमिलर दिखता था,
तो उसको 56-57 हजार वोट आ गए, ये हार गए। इनकी पत्नी जो है जीत गई, रंजीता रंजन, और बाद में रंजीता रंजन भी लोजपा की मीटिंग में नहीं आने लगी। और चूंकि एक जगह से लालू जी ने रिजाइन कर दिया था, छपरा मधेपुरा दोनों जगह से जब जीते, मधेपुरा से, तो मधेपुरा से पप्पू यादव को उन्होंने टिकट दे दी, तो आरजेडी से तो ये 4 ही सीट पर जीते थे। तो ये बहुत अनजस्टिफाइड सा लगता था कि इनको रेल मंत्रालय दिया जाए, और फिर गृह और रक्षा पर सहमति नहीं बन रही थी उधर लालू जी के लिए। तो एक मनमुटाव और एक मतभेद की सी स्थिति और गलतफहमी पैदा हो गई। और अगर ये अच्छा, वीपी सिंह साहब जो है ये नहीं जा रहे थे शपथ ग्रहण, रामविलास जी, हाँ, मतलब ये वो कहानी तो पता है बिल्कुल। तो फिर इनको कहा कि तुमको जो है स्टील के साथ मैंने केमिकल और फर्टिलाइजर अलग से जोड़ देगा, है ना। तो फिर 2 मंत्रालय उनको दिया, तब जाके एक एम्बेरसिंग सिचुएशन से। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, अगर लालू जी और रामविलास जी में ये गलतफहमी नहीं पैदा होती इस मंत्रालय को लेकर, तो हमारी सरकार फिर नहीं जाती, क्योंकि फिर अलग लड़ते नहीं, यूपीए के बैनर तले लड़ते, और ये 29 एमएलए और तमाम चीजें जिद नहीं होती। और जब रामविलास जी ने मन बनाया कि राबड़ी जी को समर्थन कर देना है, तो उनकी पार्टी के वो लोग जो यथास्थितिवादी थे और जिनको लालू जी से चिढ़ थी, वो लोग भाग गए, और नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी पर पहला डाका बंगला पर यही पर डाला। 29 विधायक जीत के आए थे, उस वक्त उनकी पार्टी टूट गई थी। और फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है लोक जनशक्ति पार्टी और उसी समय इनको पहला हार्ट अटैक भी राजेश जी आया था। हाँ, और ये भी बात चली थी कि इनका बाईपास सर्जरी वहां के कुछ डॉक्टर करना चाहते थे, और ये बहुत ही माने अमानवीय ढंग से फिर इनके भाई को, पशुपति पारस को, रामचंद्र जी सबको पता चला, आनंद फानंद में इनको दिल्ली लाया गया। तो ये बड़ा दुखद पक्ष है। बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले में, उसको किस तरीके से देखेंगे। दूसरी बात ये भी है कि चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स रही है, अब तक की जो राजनीति रही है, चिराग पासवान ने कहीं से ये नहीं दिखाया कि वो जो है वो दलितों की, शोषितों की, वंचितों की राजनीति करते हैं, या फिर वो जो समाजवादी विचारधारा जो लेके आगे बढ़े थे रामविलास पासवान, उसकी राजनीति करते हैं। अभी आपने भी लिखा था, और अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चिराग पासवान ने कहा कि मैंने 370 में सपोर्ट किया, 3 तलाक में सपोर्ट किया, मैंने राम मंदिर में सपोर्ट किया। तो ऐसे में अभी जो कुछ भी हो रहा है, तो अब जब पशुपति पारस अलग हो ही गए हैं, पार्टी किसके हाथ में रहती है ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन यहाँ से जो आगे ऐसा हुआ क्यों, सबसे पहला सवाल, क्योंकि रामविलास पासवान ने जीते जी अध्यक्ष बना दिया था चिराग पासवान को। ऐसा नहीं है कि उनके मरने के बाद पार्टी को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। और जो कुछ भी हुआ है, इसका सोल्यूशन आप किधर कैसे देखते हैं, क्या होगा अभी? देखिए, इसमें तो अब कुछ छुपा हुआ सा नहीं है कि इसके पीछे कौन लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे। मैं समझता हूं कि अब हमारी पार्टी तो रामविलास जी के इंतकाल के बाद जो जयंती है उनकी, उसको पूरे प्रदेश में मनाएगी, और जहां जहां हमारी यूनिट है, जिन जिन सूबों में देश के स्तर पर की। और हम ये मानते हैं कि रामविलास जी की जो जर्नी है 69 से लेकर 17 अप्रैल 1999 तक, जबकि एक मत से वाजपेयी साहब की सरकार गिर गई और LK आडवाणी गए थे 12 जनपद, कि आप चाहें तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन सरकार को आप बचाएं। लेकिन वो तैयार नहीं हुए, और ठीक 1 साल बाद देखिए उन्हीं के मंत्रिमंडल का हिस्सा हो गए 99 में। तो रामविलास जी ने बहुत मेहनत से इस पार्टी को बनाया था, और इसके पहले दलित सेना को भी चलाया था। और मैं आपसे दोहराऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी का तो मुखपत्र होता है, RSS का होता है, बीजेपी का होता है, TMC का भी। दक्षिण भारत में जितने दल हैं और द्रविडियन मूवमेंट से निकले सारे के मुखपत्र है माउथपीस हैं। लेकिन रामविलास जी समाजवादी धड़े में समकालीन वक्त में ऐसे एकमात्र नेता मुझे हिंदी पट्टी के लगते थे जिन्होंने न्याय चक्र नाम की पत्रिका निकालनी दलित सेना के समय से शुरू की, और आजीवन वो निकालते रहे लोजपा के बनने के बाद। अब वो जिस भी धड़े में चले गए हों, हमारी असहमति उनकी राजनीति से रहती है। और मैं दिल्ली आया तो मैं इसी नाराजगी में उनके आवास पर कभी नहीं गया कि वो क्यों NDA में चले गए। और उनके इंतकाल के दिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस था, क्योंकि मैं समझता था कि JNU में एडमिशन हो जाएगा तो हम उनसे मिलने जाएंगे, और उनको बड़ी खुशी होती थी कि उनके इलाके के उपेक्षित समाज के जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहाँ संसाधन नहीं है, वहाँ के बच्चे अच्छा करते हैं। तो ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना अभी, ये जमहूरियत की सेहत के लिहाज से भी ठीक नहीं, और दलीय व्यवस्था के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है और बाहर से कोई उस पर जो है
उसको नियंत्रित, निर्देशित, संचालित नहीं करे बाह्य ताकत, उस लिहाज से भी मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और जिस तरह से आज सत्ता लोकतंत्र में प्रबंधन का खेल चल रहा है, जिसमें इस पूरे पूरे अगर इसका बैठकर निपटारा कर लिया जाता पारस जी या चिराग जी के बीच, तो ये बहुत अच्छा होता। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाए, और हमारा क्या फायदा है उसमें, ये तो कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। हमारी पार्टी को क्या कम तोड़ने की कोशिश भी, जब 22 एमएलए थे हमारे, तो क्या क्या नहीं किया। और आप देखिए कमिटमेंट सेकुलरिज्म के प्रति लालू जी की, इस बात को भूल गए वो। यही नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी को छिन्न भिन्न करना चाहते थे। जब मांझी जी को बनाया और उसके पहले जब बीजेपी से अलग हो गए नीतीश जी, अल्पमत में सरकार आई, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए। और एक अच्छी भली सरकार जो चल रही है, दोबारा मध्यावधि चुनाव ना हो जाए, जनता पर बोझ ना जाए, इसके लिए ये नीतीश जी के द्वारा किया हुआ पहली बार का काम नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का काम किया, उसके पूरे विधायक दल को मिलाने का काम किया, उसके एमएलसी को तोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के एमपी जो अरुण कुमार थे, और उसके बाद जो कुछ 2 एमएलए थे उनके, एक शायद ललन या कुछ नाम था और ध्यान नहीं है, हाँ, उन सबको भी तोड़ा। सुधा, अच्छा, उसके बाद देखिए कि अभी एकमात्र एमएलए जो जीते लोजपा के, उनको भी तोड़ दिया। बीएसपी के एक एमएलए जो हैं, उनको तोड़ के उनको मंत्री बनाया। तो इसमें एक्सपर्टीज नीतीश जी की है, और ये ठीक बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि तो अब कभी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की खबर बीच बीच में आती रहती है, पहले भी आती थी। तो ये तो बहुत मेल प्रैक्टिस है और एबरेशन ऑफ पॉलिटिक्स में इसको या डेमोक्रेसी मानता हूँ। लेकिन इस पूरे विवाद और इस पूरे प्रकरण के पीछे यही है कि एक चिढ़ थी नीतीश जी को कि ये अलग चुनाव लड़, और आपने जो, और उससे उनका घाटा हो गया, और इनकी पार्टी के एमपी सहमत नहीं है। आज चिराग जी कह रहे हैं कि इस तो सर्वसम्मति से फैसला हुआ, उसी कमरे में हुआ कि हम लोग अलग जाएंगे, चूंकि जितने नंबर ऑफ सीट्स हमको ऑफर किए जा रहे हैं वो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आज भी अपोलोजेटिक नहीं है चिराग जी, कि कह रहे हैं कि मैंने बहुत सगर्व उल्लेख कर रहे हैं कि हमने ये मसले जो हैं उसको हमने डिफेंड किया, हम सरकार के साथ खड़े रहे, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, बाकी चीजें हो। तो ये तो रामविलास जी की राजनीति की बुनियादी प्रकृति नहीं थी। मजबूरन वो एनडीए में गए होंगे दल को बचाने के लिए, सरकार में शामिल होने के लिए, अपनी धारा को जिंदा रखने के लिए। जैसे शरद जी ने एक बार कहा था ना कि धारा रहेगी तब न विचार रहेगा, तो उसमें तो रामविलास जी भी उनके साथ थे। आज मैं समझता हूं कि हम इस मोड़ पर सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी के साथ खड़े हैं, और चिराग जी के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, बिना अगर मगर किंतु परंतु यद्यपि हालांकि के, कि हम समझते हैं कि रामविलास जी के गुजरने के साल भर भी नहीं हुए हैं, और जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने खुद को हनुमान की भूमिका में ले आना स्वीकार किया, आज वो भी मौन है। और एक तरह से बिल्कुल, एक तरह से रामविलास जी को कभी किसी का हनुमान होने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बात को चिराग जी को भी समझना चाहिए कि वो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, जयंत यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो चिराग ने फैसला लिया विधानसभा चुनाव, बिल्कुल खुल के बोल भी रहे थे और उसका असर भी हुआ। जेडीयू के खिलाफ काम कर रहे थे, जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, और नतीजा ये हुआ कि जेडीयू 3 नंबर पर चले गए, इतनी कम हो गया। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो फैसला था ये जेडीयू के तो खिलाफ गया ही, उनकी अपनी पार्टी के भी खिलाफ गया? इससे अच्छा होता कि जीतने वाली सीटों पर फोकस करते या सब सीटों पर लड़ते, जो एक तरीका होता है। दूसरी बात, पशुपति पारस जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी को बचा रहा हूँ, चिराग के फैसलों से पार्टी नुकसान में जा रही है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। उन्होंने, याद होगा, उन्होंने उस दिन कहा कि हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि जो पार्टी छोड़ के गए हैं वापस चले आइए। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में भी कमी रही चिराग पासवान की तरफ से। ये आप देखते हैं, अगर चिराग जब से अध्यक्ष बने हैं या जब से रामविलास पासवान ने इनके अंदर में पार्टी दी, तब से अगर अब तक हम चिराग के फैसलों को देखें तो कैसा लगता है? देखिए, राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, आप पत्रकारिता में, वहां तजुर्बे का कोई स्थानापन्न नहीं होता, अनुभव का, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जब इस तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जो शख्स लंबे समय 43 साल से अपने भाई के साथ काम कर रहे हैं और भाई उन पर आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं,
जैसे मिसाल के तौर पर रेलवे भर्ती बोर्ड के जितने चेयरमैन देश भर में हुए, वो सब खोज खोज के रामविलास जी के पुराने सहयोगी सब कुछ, चूंकि उस वक्त इस बात की बाध्यता नहीं थी कि कोई आईएएस अधिकारी ही उसका चेयरमैन हो। ये नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री बने तब से इस तरह का नियम कायदा उन्होंने लगाया, लेकिन उस समय तो कोई भी व्यक्ति हो सकते थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकते थे, कोई पॉलिटिकल आदमी को भी बना देते थे, कोई शिक्षाविद को भी बना देते थे। तो वो सब पारस जी ही ढूंढ ढूंढ के बनाते थे। और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त आप अब देखिए रामविलास जी जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे तो उनको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि एक बयान मुझे याद है यूपीए के समय का। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी, इधर एचडी देवगौड़ा साहब सोनिया जी से मिलने आए हुए थे और तब तक भाजपा के साथ मिलकर वो सरकार भी बनी बेंगलोर में। और देवगौड़ा जी ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यजनक, और रामविलास जी थे आपको फर्टिलाइजर मिनिस्टर स्टील केमिकल, उन्होंने कहा कि आजकल लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, मुझे अपने भाई पशुपति पारस पर बहुत फख्र है जिन्होंने हमेशा मेरे निर्णय का सम्मान किया है। वो चाहते तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे भाई पर किसी भी बड़े भाई को गर्व होगा। तो बड़ा बड़ा अच्छा, पारस जी भी कभी उनके सामने बैठते नहीं थे, एक टेबल पर खाना नहीं खाते थे, ऐसा वो बोलते हैं। हम तो हमारे यहाँ तो इन सब का आना जाना रहा। जब रामविलास जी पहली दफे चुनाव लड़ रहे थे तब भी मेरे पिताजी कबीर मठ पर उनके लिए वोट डाल रहे थे, और पारस जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब तो थे ही। और जनता दल था चूंकि, तो पहली सभा ही मंडल के पक्ष में मेरे पिताजी जनता दल के उपाध्यक्ष थे, उसके पहले लोकदल के महासचिव थे अपने इलाके में। तो लालू जी का करवाया था, अभिनंदन भाषण किया था, और वहां का जो मैनेजमेंट सब होता था ना वो पारस जी का गजब का होता था। हाजीपुर में भाई सब लड़ते थे। इस विवाद को जब मैं देखता हूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये किस तरह का जस्टिस है। लोग तो ये भी कहते हैं कि पारस जी मंत्री पद छोड़कर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे हाजीपुर से, वो कंफर्टेबल थे वहां पर। प्रदेश अध्यक्ष से जब उनको हटाया गया, और मैं यहाँ समझता हूँ ये तो उनकी पार्टी का फैसला है, और मैं जिस दल से ताल्लुक रखता हूँ मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो हम सबको समझ में आता है बतौर एक नागरिक, बतौर एक राजनीतिक समझ लें कि चीजों पर नजर रखने के लिहाज से भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लोग कहते हैं कि उनके जो रामचंद्र पासवान जी के गुजरने के बाद उनके बेटे को एक तरह से नर्चर करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। मैं नहीं समझता आज की तारीख में सिवाय नेता प्रतिपक्ष के हमारी पार्टी के किसी पद पर तेजस्वी जी नहीं, तो क्या उनके अंदर किसी भी तरह के राजनीतिक परिपक्वता की आप कमी पाते हैं? तो ये इसको हर दल को समझना चाहिए। और पारस जी ने जो कुछ किया है वो आज जो भी कह रहे हो, चूंकि वो हमें साफ साफ लगता है कि नीतीश कुमार जी का उसमें हाथ है, तो इसलिए हम उसमें क्या कहें। लेकिन चिराग पासवान जी अगर चिराग पासवान जी अपने पिताजी के पहले वाले वर्जन 69 से 99 वाले स्वरूप में आ जाएं तो चिराग जी एक यंग डायनामिक एनर्जेटिक लीडर है। उनके पास सारा आकाश है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं, और लोगों ने रामविलास जी के गुजरने के बाद जो एक सहानुभूति के साथ लोग देख रहे हैं, बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं मिलेगी। जी जी। लेकिन देखिए अब रामविलास पासवान का कदी इतना बड़ा है कि हम दिन भर भी चर्चा करेंगे तो कम पड़ जाएगा उनकी राजनीति के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में। लेकिन अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आने वाले दिनों में बिहार लोक जनशक्ति पार्टी या चिराग पासवान और आरजेडी के बीच किसी तरह की चुनावी तालमेल या गठबंधन जो लंबे समय तक चले, किसी एक चुनाव या एक किसी काम के लिए नहीं, इसको देखते हैं आप? और बतौर पार्टी कार्यकर्ता आप क्या ऐसा मानते हैं, ऐसा चाहते हैं? देखिए राजेश जी, हम तो समझते हैं, और आप मुझे भी जितना जानते हैं अब तक, मैंने सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए, मतलब सोशलिस्ट मूवमेंट का मतलब सोशल जस्टिस वाले एरा की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस वक्त ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर लोहिया, जिस वक्त कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, उस वक्त के जितने नेता रहे, चाहे वो लोहिया हो, कृपलानी हो, मामा बालेश्वर दयाल हो, एसएम जोशी हो, अशोक मेहता हो, कृपलानी जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, आपको जितने उस वक्त के स्टॉलवार्ट थे, श्री चंद्रशेखर हो, बाद के दिनों में इस धड़े में जो आ गए कांग्रेस को छोड़ के,
इन सब के लिए मेरे मन में बहुत अदब का भाव है, और ठीक यही एहतराम का भाव मंडलाइट लीडर्स के प्रति भी है। बाद में वो जहां भी चले गए, मिसाल के तौर पर कोई मुझे ये कहे कि आप गाली गलौज कर दो सभ्य भाषा में भी, मैं रामविलास जी को मैंने जेएनयू में डिफेंड किया है, तब जबकि मैं एआईएसएफ का सेक्रेटरी था। मैंने कहा कि आपने रामविलास जी का वो दौर नहीं देखा है जब वो और शरद यादव जाते थे और उन पर पथराव हो जाता था। आपने वो दौर नहीं देखा है जब शरद यादव की धोती खींच देने की हिमाकत इसी जेएनयू कैंपस में। आपने वो दौर नहीं देखा है जब अमित सेन गुप्ता जी यहाँ के प्रेसिडेंट होते थे और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यूजीबीएम में रिजाइन कर दिया था कि मैं उस रिग्रेसिव कैंपस का प्रेसिडेंट नहीं कंटिन्यू कर सकता, जो कि इस तरह का अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ रिजोल्यूशन को पास करता हो या रिजोल्यूशन को जो प्रो है उसको गिरा देता हो। तो इन लोगों ने बड़े बड़े पाए की राजनीति की है और बहुत जद्दोजहद के साथ यहाँ आए। लालू प्रसाद जी के पिताजी तो नहीं थे मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद जी के परिवार में तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। जो कुछ बनाया उन्होंने मकाम खुद से बनाया। रामविलास जी ने जो कुछ भी बनाया खुद से। जैसे आपको मैं एक बात कहूँ और फिर मैं इस सवाल का सीधे सीधे उत्तर देता हूँ। 77 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे और दड़ी बिछाकर हाजीपुर में जब चुनाव प्रचार से लौटते थे और सोते थे, तो हमारी पार्टी के एक पुराने नेता हैं और जिनको टिकट मिलते मिलते रह गया था कर्पूरी जी के समय में, चरण सिंह जी के समय, उमेश राय जी, उन्होंने कहा कि जब दड़ी पर सो रहे थे तो उन्होंने कहा कि उमेश भाई, अरे एक इटालियन पिलो लाइए। नहीं, इटालियन पिलो क्या होता है? अरे भाई, आप लोग जो है ना इटली जर्मनी चले जाते। इटालियन पिलो मतलब जो ईंटा है, ईंट, उसमें कुछ लपेट के हमारे सर के नीचे रख दीजिए, ऐसे कैसे नींद आएगी बिना तकिया का? तो उसको ईंट के तकिया को इटालियन पिलो कहते थे यहाँ से। और जब अलौली आते थे तो वो कहते थे कि कचरी मुढ़ी मिलते हो हल्दर जी, पिताजी को तो कचरी मुढ़ी का बंदोबस्त तुरंत उस एक दुकान था महेंद्र जी का, वहां पर आके खाते थे। तो अगर हमारी पार्टी सोशल जस्टिस की राजनीति करती और हमारी पार्टी जो है वो गरीबों के लिए, गरीबों द्वारा, गरीबों की पार्टी, और उसको लालू जी ने बहुत परिश्रम से सींचा है। मैं ऐसा ही मानता हूँ लोजपा के लिए भी कि वह भी एक गरीब घर के से उठे हुए आदमी ने जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपना मकाम बनाया और हमारे इलाके को राजनीतिक एक ऊंचाई और उस मानचित्र पर स्थापित किया। तो हमारे नेता तेजस्वी जी ने हमेशा से नुमाइंदगी की बात की, खुददारी के साथ जीवन सुनिश्चित हो सबके लिए, और यही रामविलास जी भी किया करते थे। तो हमारी पार्टी के साथ भविष्य में चिराग जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो सके, यह तो हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए। अब तेजस्वी जी ने भी कहा कि उनको तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहते हैं या फिर सबके लिए प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी सुनिश्चित करने वाली राजनीतिक धारा के साथ रहते हैं। अगर चिराग जी को यह एहसास हो जाए, और ये हो रहा है धीरे धीरे, कि उनको किस तरह से एबेंडन किया गया, किस तरह से जिनके लिए उन्होंने ये सब किया, और राजनाथ सिंह जी के साथ इनका पूरा परिवार, पशुपति पारस, रामचंद्र, सब लोग 2014 में एक साथ बैठे हुए थे एनडीए में जाने के लिए। उस वक्त भी यही हवाला दिया गया कि कांग्रेस की तरफ से जो है सीट शेयरिंग पर जल्दी से निर्णय नहीं हो रहा है तो हम अपमानित महसूस कर, रामदास जी जैसा कहते थे इंटरव्यू में। लेकिन इसमें क्या सच्चाई, ये तो हम लोग जानते हैं कि चिराग जी ने वो एक जो मीडिया में एक छवि गढ़ी गई गुजरात मॉडल और तमाम, उससे प्रभावित होकर, टेलीविजन की बहसों से प्रभावित होकर, और धारणा निर्मित जो एक धारणा प्रधान जो राजनीति होती है उससे प्रभावित होकर वो उस पाले में चले गए। लेकिन अगर वो रामविलास जी के प्रारंभिक दिनों और मुख्यतः जो प्लैंक उनकी पॉलिटिक्स का रहा है, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म, उस दिशा में अगर वो वापस लौटते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बिहार की राजनीति के लिए भी बेहतर होगा। और हम सब लोग चिराग जी के साथ पूरी सहानुभूति के साथ आज की तारीख में खड़े हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय दल का सफाया करना ये एक ऑथोरिटेरियन रेजिम को सबसे ज्यादा पसंद होता है, और वो नहीं चाहती हैं कि क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हो सकें। इसीलिए अंबेडकर जी के जमाने की पार्टी आरपीआई, उसके नेता रामदास अठावले जी, जो कभी कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, आज राज्य मंत्री होकर भी खुश हो जाते हैं, उनको कहा आप चुनाव मत लड़िए, आपको राज्यसभा हम लोग भेज देंगे। तो पार्टी अगर चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या जिंदा रहेगी? यही काम चिराग जी की पार्टी के साथ ये लोग करना चाह रहे हैं, उसको फिनिश करना चाह रहे हैं। लेकिन रामविलास जी बिहार की राजनीति के एक कद्दावर शख्सियत
वो रहे हैं, इतनी जल्दी जो है उनकी सियासत और विरासत को नहीं कुचला जा सकता है, और हम लोग कभी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी रीजनल पार्टी है वो जिंदा रहे। हम तो ये भी नहीं चाहेंगे कि जदयू को आरएसएस जाके खा जाए। तो नीतीश कुमार जी को इस तरह की चीजों हरकतों से बाज आना चाहिए, और चिराग जी को एक बड़े फलक पर सोचना चाहिए, नेशनल इमेजिनेशन के साथ, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के साथ। तो हम लोग हमेशा उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी 40 मिनट से ज्यादा तय कर लिया बातचीत करते हुए, और इतनी दिलचस्प बातचीत चल रही है कि लगा कि और बातचीत को बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल आज के लिए यही रोकते हैं। अगली बार फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, किसी और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से समय देने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से हमारा साधुवाद चिराग जी तक पहुंचे, हमारा अदब और एहतराम का जो भाव है वो उनकी माता जी रीना पासवान जी तक पहुंचे, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी। जी शुक्रिया, धन्यवाद।